इस वक्त ना हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, सच में। बिल्कुल, और वो भी हर साल लगभग 5 से 6 मिलीमीटर की रफ्तार से। हाँ, मतलब यही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को और भी ऊपर धकेल रही है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के जो सोर्सेज हैं, वो भारत के इसी हैरान कर देने वाले भूगोल को खंगाल रहे हैं। और ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें या पहाड़ों और नदियों की लिस्ट नहीं है। हमारे सोर्सेज साफ बताते हैं कि भारत के ये 6 मुख्य भौगोलिक हिस्से असल में एक विशाल मशीन के गियर्स की तरह काम करते हैं, जो एक दूसरे को चलाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये जलवायु तय करते हैं और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। तो शुरुआत उसी टकराव से करते हैं जिसने हिमालय को बनाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। सोर्सेस कहते हैं कि हिमालय दुनिया के सबसे युवा पहाड़ हैं। हाँ, जिन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। राइट। तो अगर ये इतने नए हैं तो ये इतने विशाल और ऊंचे कैसे हो गए? मतलब पुरानी चट्टानों को तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना। असल में ना इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो पहाड़ लाखों करोड़ों साल पुराने होते हैं, वो हवा और पानी की वजह से घिस घिस कर छोटे हो जाते हैं। अच्छा। हिमालय इसलिए इतने ऊंचे हैं क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से आज भी ऊपर की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो ये अभी भी बनी रहे हैं। अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो क्या ये पहाड़ देश के लिए एक विशाल वेदर गार्ड की तरह काम कर रहे हैं? मतलब ये मानसून की हवाओं को रोककर देश भर में बारिश करवाते हैं। वेदर गार्ड तो है, लेकिन उनका काम सिर्फ हवाओं को रोकना नहीं है। असली जादू तो इस बारिश के बाद शुरू होता है। जब इन पहाड़ों से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं, तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो पहाड़ों को काटकर अपने साथ टनों मलबा और बारीक उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। बिल्कुल सही। और इसी मिट्टी के जमा होने से वो विशाल उत्तरी मैदान बने हैं, जो करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। और इसी में वो खादर और बांगर वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, नदियों की लाई जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी पहले से जमा है वो बांगर है। हिमालय के चट्टानी मलबे से बनी इसी जलोढ़ मिट्टी की वजह से ये मैदान देश का सबसे बड़ा अन्न भंडार बन पाए हैं। तो हिमालय से नदियां निकली और उन्होंने उपजाऊ मैदान बिछा दिए। लेकिन ये नरम उपजाऊ मिट्टी हमेशा नहीं चलती। आगे जाकर ये एक बहुत ही पुरानी और कठोर चट्टानी दीवार से टकराती है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और यही वो जगह है जहां भारत का भूगोल सबसे दिलचस्प हो जाता है। ये पठार ना इस जमीन का सबसे पुराना हिस्सा है। जहां उत्तरी मैदानों में नई मिट्टी है, वहीं ये मध्य उच्च भूमि खनिजों से भरी हुई है। मतलब देश का लगभग 90% कोयला और लोहा यहीं से आता है। हाँ, और करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखी लावा के जमने से यहाँ दक्कन की काली मिट्टी भी बनी है, जो आज कपास की खेती का मुख्य आधार है। लेकिन अगर ये हिस्सा हमारा इंडस्ट्रियल बेस है, तो इसके ठीक पश्चिम में थार का मरुस्थल है। सोर्सेस के मुताबिक वहाँ 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। और केवल लूनी नदी बहती है वहाँ। हाँ, और कच्छ के रण जैसा नमक का दलदल भी है। मुझे तो ये हिस्सा आर्थिक नजरिए से एकदम बेकार लगता है, सिर्फ रेत और गर्मी। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जरा इसे एक नए नजरिए से देखिए। पठार हमें कोयला दे रहा है, जो अतीत की ऊर्जा है, लेकिन थार का रेगिस्तान अपनी उसी तेज धूप और सूखी तेज हवाओं के कारण आज सौर और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। ओहो, क्या बात है। मतलब जो कल तक सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान लगता था, वो भविष्य का पावर हाउस है। एक तरफ सदियों पुराना कोयला और दूसरी तरफ फ्यूचर की क्लीन एनर्जी। बिल्कुल। और ये जो कंट्रास्ट है ना, ये किनारों पर भी दिखेगा। अगर पश्चिमी तट को देखें, जहाँ केरल के बैकवाटर्स हैं, तो वो काफी संकरे हैं। वहीं पूरब की तरफ जाएं, तो ढलान की वजह से नदियां फैलकर समंदर में मिलती हैं, जिससे वो चौड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और यही वजह है कि ये पूर्वी तट चावल की खेती और बड़े बंदरगाहों के लिए एकदम सही है। मतलब ये तटीय मैदान सदियों से बाहरी दुनिया और ग्लोबल ट्रेड के मुख्य दरवाजे रहे हैं। दरवाजे तो हैं, लेकिन इन दरवाजों से दूर समंदर के बीच में हमारे द्वीप समूह भी हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तटीय मैदान बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन ये द्वीप समूह प्रकृति के रहस्यों को आज भी सहेजे हुए हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान में मौजूद भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। हाँ, और वहाँ रहने वाली जारवा जैसी जनजातियां, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। या फिर अरब सागर में लक्षद्वीप, जो पूरी तरह मूंगे यानी प्रवाल भित्तियों से बना है। तो अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए, तो हिमालय का उठना, नदियों का मैदान बनाना, प्राचीन
पठारों का खनिजों से भरा होना और रेगिस्तान का ऊर्जा देना, ये सब एक ही बहुत बड़ी और जटिल पहेली के हिस्से हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने शुरू में बात की थी कि टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं और हिमालय लगातार बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद इस लगातार हो रही हलचल से भारत का ये वर्तमान भौगोलिक नक्शा कैसा दिखेगा? क्या तब ये विशाल नदियां अपना रास्ता पूरी तरह बदल लेंगी, या शायद कोई नया ही भौगोलिक क्षेत्र पैदा हो जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है।